प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 2 पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 2 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस दूसरे भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति को और उसके बाद हम बात करेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। परंतु एक बात, सहसंयोजी आबंध के बारे में तो हम पहली वीडियो में जान चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटते हैं तो जो आबंध बनता है वो सहसंयोजी आबंध बनता है। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर हम पहले ही सहसंयोजी आबंध पढ़ चुके हैं तो इसके बाद हम इसके बारे में फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए इसके लिए एक सवाल पूछने दीजिए मुझे। सवाल है कि क्या आप सहसंयोजी आबंध के प्रकार जानते हैं? अब आप नहीं जानते कि सहसंयोजी आबंध के प्रकार क्या होते हैं, तो ये जानना तो जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल जो सहसंयोजी आबंध हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या मतलब है? हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन बांटने पे जो सहसंयोजी आबंध होता है वो बनता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बांटे गए हैं उसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं और उसी के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकल बंध। नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक होता है 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो जाएगा 1। क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डालेगा अपने बाहर वाले कोश में। अब यहाँ पर उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, वो एक और हाइड्रोजन के एटम को ढूंढ के ले आएगा और उसको बोलेगा कि यार देख, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों क्या करते हैं आपस में अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। तो तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो तेरा भी बाहर वाला कोश पूरा भर जाएगा और मेरा भी पूरा भर जाएगा, दोनों का फायदा हो रहा है। तो दूसरा हाइड्रोजन भी कहेगा हाँ सही बात है, और दोनों क्या करेंगे आपस में जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको बांट लेंगे और इससे एक आबंध बनेगा जिसे कहा जाएगा सहसंयोजी आबंध। और उसे हम एकल बंध भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा गया है। तो इसे दिखाने के 2 तरीके हैं। आप हाइड्रोजन का एटम यानी कि H लिखकर 2 डॉट बनाकर यहाँ पर गोले बना सकते हैं, यह एकल बंध को दर्शाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल लाइन को खींच देंगे तो वो भी एकल बंध को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं दोहरे बंध की। तो दोहरे बंध का भी नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बांटे जाएंगे। इसे समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। तो यानी कि उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाला जो शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,6। अब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा?
इसके बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और टोटल 8 आ सकते हैं। तो ये तो आसान सा मैथ है, 8 - 6 बराबर में 2, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो भी एक ऑक्सीजन को ढूंढ लाएगा। अब इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेंगे। तो उससे क्या होगा, अब आप देखिए दोनों गोलों में ही 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों जो ऑक्सीजन है उनका जो संयोजकता कोश है, बाहर वाला कोश, वो पूरी तरीके से भर चुका है और इसे कहा जाता है दोहरा बंध। इसे दर्शाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऊपर जिस तरीके से दर्शाया गया है वैसे दर्शा सकते हैं, या एक और आसान तरीका है कि दोनों तरफ आप ऑक्सीजन का O लिखकर बीच में 2 डंडे खींच सकते हैं। यहाँ पर जो ये दोहरा बंध बना है उससे एक बहुत फेमस और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है, जो कि है ऑक्सीजन गैस। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रकार का सहसंयोजी आबंध, जो कि है त्रियाबंध। यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे जाएंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में होंगे और बाकी के 5 जो होंगे वो बाहर वाले कोश में होंगे। और इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 - 5, क्योंकि बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 5 पहले से हैं। तो संयोजकता हो जाएगी 3, यानी कि उसे 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो एक नाइट्रोजन को ढूंढ के लाएगा और उसको बोलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेते हैं। उससे क्या होगा कि दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपस में 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में 3 डंडे डालकर। तो ये थे सहसंयोजी आबंध। चलिए अब जानते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में। अब इसे जानने से पहले एक बात जानते हैं कि कार्बन लगभग 30 लाख से भी ज्यादा तरह के यौगिक बना सकता है और 30 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई तो रीजन होगा और यही कारण है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है और इसलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर ये ऐसा कैसे कर पाता है, चलिए समझते हैं। अब इसका कारण है कैटिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं श्रृंखलन। तो अब ये श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है और इसे ही कहा जाता है श्रृंखलन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ ही अपना एक इलेक्ट्रॉन बांटा हुआ है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बांटे, हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन बांटे और दोहरा बंध बनाए, या ये भी हो सकता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन बांट के त्रियाबंध बनाए। और जरूरी थोड़ी है कि एक ही कार्बन के साथ बांटे, हो सकता है कि एक साथ वो 4-5 कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को बांट रहा हो। तो इससे क्या होता है कि कार्बन की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपस में बहुत सारे कार्बन ही मिलकर आपस में बांध बना रहे हैं और इससे क्या होता है कि बहुत सारे तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी बॉन्ड है, यानी कि जितने भी बांध बने हुए हैं, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को बांटने से बने हैं, यानी कि सारे के सारे एकल बांध हैं। तो ऐसे जो कार्बन कार्बन के बांध होते हैं जहां पर सारे के सारे बांध एकल होते हैं, इन्हें कहा जाता है संतृप्त यौगिक। और ऐसे कंपाउंड जहां पर एक या एक से ज्यादा बांध दोहरे या फिर त्रिया बांध होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है असंतृप्त यौगिक। अब यहाँ पर संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक का क्या काम है उसे हम बाद में जानेंगे। अभी जानते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में। तो अब ये क्या होता है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो उसे कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन एकल बांध से बनते हैं उन्हें कहा जाता है एल्केन। जैसे कि पहला कंपाउंड यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसे कहा जाएगा मीथेन। दूसरे वाले में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसे हम इथेन कहते हैं। तीसरा वाला प्रोपेन है। अब जो हाइड्रोकार्बन दोहरे बांध बनाते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बांध ही दोहरे हैं, यहाँ पर बस एक दोहरा बांध है। तो अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक भी दोहरा बांध होता है तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। यहाँ पर जो कंपाउंड बना है उसे कहा जाएगा प्रोपीन।
अब जो हाइड्रोकार्बन त्रिया बांध से बनते हैं, यानी कि उनके बीच में अगर एक भी त्रिया बांध होता है तो उसे कहा जाता है अल्काइन। जैसे कि यहाँ पर ये जो यौगिक है ये है प्रोपाइन। चलिए अब समझते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय को। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है, इसको जानने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं कि क्या हाइड्रोकार्बन की एक से ज्यादा संरचना हो सकती है। अब संरचना का मतलब है कि क्या एक ही हाइड्रोकार्बन को एक से ज्यादा तरीके से दिखाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। दरअसल ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, यहाँ पर आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को गिनिए। अगर आप गिनेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अब जरा इसे देखिए, यहाँ पर भी गिनिए कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। थोड़ी अजीब बात है, परंतु यहाँ पर भी कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन 10 हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंपाउंड है वो बराबर हैं, उनमें अणुओं की संख्या भी बराबर है, परंतु इन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो इसे कहा जाता है समावयवता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसे यौगिक जिनके संगठन तथा अणु अवयव एक होते हुए भी उनके गुणों में विभिन्नता है, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, यानी कि आइसोमर कहा जाता है। और इस तथ्य का नाम समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन की संख्या भी बराबर होती है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर होती है, परंतु वो दर्शाए अलग तरीके से जाते हैं और उनके गुण अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो दर्शाए अलग तरीके से जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर जितने भी कंपाउंड हैं सब में 4 कार्बन है, परंतु उन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसे कहा जाएगा श्रृंखलाएं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बन रही है। उसी तरीके से शाखाएं बनती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कार्बन की श्रृंखला है जहां पर एक कार्बन एक पेड़ की टहनी की तरह उससे बाहर निकल रहा है, तो इसे कहा जाएगा शाखाएं। ऐसे ही जब कार्बन से मिलकर एक पूरा चक्र जैसा बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है वलय। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन है जो एक वलय बना रही है। तो ये है समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया। हमने यहाँ पर सीखा कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, साथ में हमने जाना कि कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या है, जहां हमने जाना कि कार्बन अपने साथ ही आबंध बना सकता है, और लास्ट में हमने जाना श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। अब इन सभी के बारे में आपको घर से अपनी एनसीईआरटी किताब से पढ़कर आना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, और साथ में हम जानेंगे समजातीय श्रेणी को, और आखिर में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में, जहां हम सीखेंगे कि ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनका नाम कैसे रखा जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्विज 2। पहला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन की एक से ज़्यादा संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अवरूप, ऑप्शन बी समजातीय श्रेणी, ऑप्शन सी समावयवी, ऑप्शन डी प्रकार्यकता समूह। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस में त्रिआबंध होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी अमोनिया। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस में दोहरा बंध होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी मीथेन। चौथा प्रश्न, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 7। पांचवा प्रश्न, जो हाइड्रोकार्बन एकल बंध से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अल्केन, ऑप्शन बी श्रृंखलन, ऑप्शन सी अल्काइन एंड ऑप्शन डी अल्कीन। सही उत्तर फर्स्ट सी, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए। नमस्कार दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा भाग। इस वीडियो में हम आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं और असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम शहरों में आंदोलन, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह और बागानों में स्वराज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ।
इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। सबसे पहले हम शहरों में आंदोलन की बात करेंगे। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी से हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। लगभग सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया, सिवाय मद्रास के। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। दोस्तों, पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं। इसके साथ साथ विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। उन्नीस सौ 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों के कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़ों को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की। इसमें हम बात करेंगे किसानों व आदिवासियों के संघर्ष की। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेकार करनी पड़ रही थी। बेकार मतलब बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेकार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया।
अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने तथा कुछ और अन्य लोगों ने मिलकर इस सभा का गठन किया। अब बात करते हैं आदिवासियों की। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के कुदेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी व फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, जैसे वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू का कहना था कि वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध नलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे। अब बात करते हैं असम के बगानी मजदूरों की। इनके लिए आजादी का मतलब था कि वह उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन के एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूरों ने बागान छोड़ दिए और अपने घर की ओर चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वह रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी,
तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। दोस्तों, इसी के साथ इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं के बारे में सीखा, जिसमें हमने शहरों में, ग्रामीण इलाकों में और बागानों में स्वराज के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 2 की पढ़ाई की और सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 2 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 12 में गणित में सदिश बीजगणित भाग 3 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में चुंबकत्व एवं द्रव्य भाग 2 की पढ़ाई करेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DigiSat इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।